हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 4 पॉइंट की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, टीचिंग परीक्षा की बुक जो दानिश सर द्वारा लॉन्च की गई थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं विद डिस्कशन तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट के टीचिंग परीक्षा की बुक से सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पादप आकारिकी के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये टीचिंग परीक्षा के बुक के सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, कसकुटा जिसे अमरवेल कहते हैं, ओरोवंकी जिसे आज्ञा कहते हैं, या फिर ड्रोसेरा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि वो कौन सा पौधा है जो कीटभक्षी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है ये कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ड्रोसेरा के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में घटपर्डी दिया होता जिसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, अगर आपसे एक क्वेश्चन इससे कंफ्यूजिंग बनता है कि क्या कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो आपको बता दें कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हमारे दिमाग में आता है जब कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो मतलब कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, जब वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आपको बता दें कीटभक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो दलदली भूमि और अम्लीय भूमि में पाए जाते हैं, और दलदली भूमि और अम्लीय भूमि में अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी नाइट्रोजन को पूरी करने के लिए, उसी नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे जो है वो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का सेवन करते हैं और अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे, क्या कीटभक्षी पौधे स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, तो आपको इसका मार्क करके आना है कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। साथ ही साथ घटपर्डी जिसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है वो भी कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। एज ऑफ अ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाई, मतलब एक पेड़ है और उसके उम्र की गणना हम कैसे कर सकते हैं? शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से, या फिर पेड़ की ऊंचाई की माप से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर उठे तने के घेरे के माप से। आपने पेड़ को देखा होगा, जब पेड़ को बीच से काटा जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर से ही पेड़ के उम्र की गणना जो है वो की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेड़ों पर वलयों की संख्या, इसे वलय कहा जाता है, रिंग कहा जाता है। ये जो ऐसे देखने को मिलता है, आपने कटी लकड़ी या पेड़ को कटा हुआ देखा होगा, उसमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। पेड़ जितने ही एज का होता है उसमें ये स्ट्रक्चर उतना ही देखने को मिलता है। इसी के द्वारा उसके जो है एज की गणना की जाती है, उसके एज का माप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। कब होती है विसरण की क्रिया? कब होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। इस क्रिया में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। इसी को विसरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग है, मतलब वो लीची में वो कौन सा पार्ट है जो खाया जाता है? क्या वो एरिल है, थैलेमस है, या फिर सीड कोट है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिल। लीची का जो खाद्य भाग है उसे एरिल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एरिल जो है लीची में पाया जाने वाला एरिल, उसे खाया
जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए आम का खाद्य भाग क्या होता है, तो मध्य फल वित्ती, आम का जो मध्य फल वित्ती होता है, यानी ना उसका छिलका खाया जाता है ना उसका बीज खाया जाता है, उसके बीज के भाग को मध्य फल वित्ती कहा जाता है। आम का खाया जाता है। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है और सेब का मांसल पुष्पासन कहा जाता है। सेब के जिस भाग को हम खाते हैं उसे मांसल पुष्पासन कहते हैं। वहीं लीची के जिस भाग को खाया जाता है उसे एरिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रदीप्त कलिका की खोज करने वाले कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल टीचर, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे IMP मार्क करिएगा। ठीक है, पौधों में प्रदीप्त कलिका की खोज किसने की थी? गार्नर और एलार्ड, स्टीवर और सैलिसबरी, थीमन और स्कूग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्त कलिका की खोज जो है वो गार्नर और एलार्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। स्टोमेटा जो होता है, आपने पत्ती देखी होगी, अगर कोई इस तरह का लीफ है और उस पर ये कुछ ऐसे पॉइंट नुमा संरचना होता है, इसे स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसी के द्वारा जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी कि CO2 को इन करते हैं, और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी चीज़ को ग्रहण करते हैं, रंध्र के द्वारा पौधे किस चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन में आपको दिया होता कि रंध्र के द्वारा किस चीज़ का आदान प्रदान होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों हो जाता, क्योंकि इसी रंध्र के द्वारा, इसी स्टोमेटा के द्वारा पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे ग्रहण पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राई यानी कि सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे यानी कि ड्राई होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है वायु दाब, कोशिकत्व, ऑस्मोटिक दाब, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश, यानी कि ये मान लीजिए कोई प्लांट है और इसकी जड़ों से जो मिट्टी लगी हुई है और इससे जो जल जो है वो ऊपर जाता है, मिट्टी से जल जो ऊपर जाने की प्रक्रिया होती है, जल ऊपर गया वो क्या कहलाता है? वायु दाब, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, कैपिलरिटी या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक दाब के कारण मिट्टी से जो है वो जल पौधों में ऊपर जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों में जल ऊपर जाता किसके द्वारा है, तो जाइलम के द्वारा जल ऊपर जाता है। पौधे में पाया जाता है वैस्कुलर बंडल, जिसे जाइलम और फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। जाइलम के द्वारा जल ऊपर जाता है और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन है, खनिज पदार्थ हैं, वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ऑस्मोटिक दाब के कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें नोड एवं इंटरनोड पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक एक जड़ है, एक तना है, जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि अदरक जो होता है, हम सभी को पता है, जड़ें जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, भूमिगत होती है, भूमि के अंदर पाया जाता है। लेकिन अदरक भी भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमिगत होता है, भूमि को खोद के इसको निकाला जाता है, लेकिन ये एक तना है, जड़ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आलू भी एक प्रकार का तना है, जड़ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो जड़ और तना में अंतर होता है। जो तना होता है उसमें खाद्य सामग्री का भंडारण होता है, जड़ में कभी भी आपको कोई भी खाद्य सामग्री देखने को नहीं मिलेगा। और जड़ की एक और विशेषता, तने की एक और विशेषता होती है, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। आपने अदरक को ऐसे टेढ़े मेढ़े देखा होगा, इसी को नोड और इंटरनोड कहा जाता है। जिस भूमिगत तने में नोड और इंटरनोड भी इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है और इसमें नोड और इंटरनोड भी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। अदरक के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि भूमिगत तना और कौन सा है, तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, ये सब भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? कॉर्पेल, कोरेला, स्टेमन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्पेल। कॉर्पेल पुष्प का वह हिस्सा होता है जो फल निर्माण में सहयोगी होता है, फल निर्माण का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमालयन यू नामक औषधि पौधा कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन से आप याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश और यू से याद कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ये जो हिमालयन यू नामक औषधि पौधा होता है ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू जो होता है इसकी छाल, कांटे, टहनियाँ ये सब जड़ों से टेक्सॉल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालयन यू नामक जो पौधा होता है इसका यूज किस में किया जाता है, किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इससे निकलता क्या है? तो टेक्सॉल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है। इस टेक्सॉल का यूज कैंसर के इलाज में किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कभी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट को विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग का सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0.08 सेकेंड का टाइम लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स लिसनर्स हैं उसमें से 68% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मानव शरीर के तंत्र से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो बुक है टीचिंग परीक्षा की जो बुक है जो दानिश सर द्वारा लॉन्च किया गया था उसी के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको इसी चैनल पे टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए और उसके बाद के वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना होगा जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ आज क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी कब कब अपडेटेड हुई हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमानुकुंचन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आहार नाल जो होता है वो माउथ से लेकर आपका एनस तक फैला होता है जिसमें माउथ, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद आपका आता है स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसे आहार नाल कहा जाता है। ये आहार नाल की दीवारें जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं, ये मान लीजिए माउथ है और यहाँ से जब भोजन जो है वो मुंह में डाला जाता है तो ये अंदर कैसे आता है? पहले तो माउथ में स्टार्च जो है स्टार्च का पाचन होता है बाय स्लैवरी एमाइलेज। टाइलिन या स्लैवरी एमाइलेज नामक एंजाइम माउथ में पाया जाता है जिसके कारण माउथ में जो है वो 30% स्टार्च का पाचन होता है। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का पाचन होता है। 30% स्टार्च पाचन होने के बाद बाकी जो फूड बचे हैं वो जब नीचे आते हैं तो ये नीचे दीवारों में ये कैसे नीचे आएंगे? अपने आप से तो आएगा नहीं। मान लीजिए मुंह में आप जीभ से धक्का दे दिए, वो नीचे आ गया। अब इसके नीचे ये कैसे आएगा? उसकी दीवारें कैसी होंगी जो है भोजन नीचे आ पाएगा? तो उसकी दीवारें कुछ ऐसे क्रीमी स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसे क्रमानुकंचन या फिर पैरासिस्टेलिक मूवमेंट कहा जाता है। ये जब ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है इसे क्रीमी स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि केचुए, सांप को आपने चलते हुए देखा होगा, कुछ इसी फॉर्म में वो लोग चलते हैं। इसी तरह ये दीवारें क्रमानुकंचन करती हैं जिससे भोजन सरकता हुआ फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है? इसी संकुचन और विस्तार की गति को ही पैरासिस्टेलिक मूवमेंट या फिर क्रमानुकुंचन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है भोजन क्या है, आहार नली से नीचे आती है। अगला क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एस्कैरिस, आँख, आंतरिक कण में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनल ईयर में। आंतरिक कण में जो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है वो इंटरनल ईयर में यानी कि आंतरिक कण में झिल्लीदार लैबरी में मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, माल्टेज,
जाइमेज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। कैसे करता है? तो किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया कैसे होती है? बाय जाइमेज होती है। जाइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। जाइमेज एंजाइम करता है क्या है? किण्वन की प्रक्रिया करता है, जिसके कारण ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त पुटिकाणु मदद करते हैं, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं? आरबीसी उत्पादन में, रक्त अस्कंदन में, डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त स्कंदन में जो है वो हेल्प करते हैं। बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और ब्लड प्लेटलेट्स रक्त को मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपने देखा होगा कभी घाव लग जाता है और ब्लड बहने लगता है, तो कुछ देर बाद वो घाव जम जाता है, ब्लड जो है वो जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है? इसी ब्लड प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में एक और चीज़ ज़रूरी होता है, वो कौन सी विटामिन होती है जो रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सी विटामिन है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो ये है कि वो कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। उस विटामिन का नाम क्या है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। जैसा कि कल के वीडियो में, उसके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का कमेंट देख लेते हैं कि किसने सही जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कल के क्वेश्चन के जवाब कुछ लोगों ने दिए हैं, जिसमें प्रवीण जी हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इनको तहे दिल से धन्यवाद। प्रवीण जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल है। हमने क्वेश्चन पूछा था कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, इन्होंने बताया। ब्लड प्लाज्मा का पीएच बताया, साथ ही साथ सिरका का भी पीएच इन्होंने बता दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद जवाब आया है पुत्तुल कुमारी का। पुत्तुल कुमारी ने लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लैक्टिक एसिड और एक और एसिड पूछा था, मेथेनोइक एसिड, शायद कहाँ पे पाया जाता है, तो इन्होंने बताया है लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। उसके बाद प्रवीण जी ने ही जवाब दिया है कि मेथेनोइक एसिड जो है, देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया है। हाँ, मेथेनोइक एसिड बी आंट के काटने से होता है और लैक्टिक एसिड फीमेल योनि में दही में दही होता है। आप शायद दही लिखने की कोशिश कर रहे थे, दही में और दूध में पाया जाता है। वेरी गुड, आप लोग का जवाब बहुत सही है। इसी तरह अगर आप आज के वीडियो का जवाब देते हैं तो आपके नाम को अगले दिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाया जाएगा। पुत्तुल कुमारी और प्रवीण जी, आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप लोग अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद करें। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, आज मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, उसका नाम क्या है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? वो ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है उसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें से जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अंतःस्रावी की, तो इसका 99% भाग पैनक्रियाटिक ग्लैंड का अंतःस्रावी होता है, लेकिन 1% जो होता है वो बाह्यस्रावी का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद यानी पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है? 1, 6, 3, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये एरोबिक श्वसन के दौरान एटीपी के माध्यम से ग्लूकोज में ऊर्जा परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 पदों को निष्कासित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव गुर्दे की यानी किडनी की जो निस्यंदन यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, उसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति क्या होती है, धीमी होती है, समान होती है, तेज होती है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ट्रैकीकार्डिया एक प्रकार हृदय संबंधित बीमारी है और इसमें हृदय की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्रावण, वसा अवशोषण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। लैक्टियल्स, यहाँ पे लैक्टियल्स की बात की जा रही है, लैक्टिक एसिड की नहीं, तो ये और ये गलत हो जाएगा। फैट एब्जॉर्प्शन, वसा अवशोषण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य, पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करता है, जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। ठीक है, लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। लैक्टियल्स और लैक्टिक एसिड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, फेफड़ा, गिल्स, त्वचा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयचर्स बाई लंग, बाई स्किन और बाई गिल्स, तीनों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। उभयचर कौन से ऐसा एनिमल है जो उभयचर के अंतर्गत आता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि वो कौन सा एनिमल है जिसे एम्फीबियंस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जब मैं एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि लार जो होता है वो माउथ में पाया जाता है, बकल कैविटी में पाया जाने वाला एक लार में एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, जिसे टाइलिन एंजाइम या फिर स्लाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। ये स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करता है, जो 30% स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना पर। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हृदय केवल शुद्ध अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसमें, सार्क में, व्हेल में, छिपकली में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का पंप करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क में। सार्क में जो हृदय है वो केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर में ऊतकों तक पहुंचता है, उसके बाद फिर इम्प्योर ब्लड जो है वो हृदय में आता है। हृदय फिर गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, गलफड़े से फिर पूरे शरीर, गलफड़े में प्योर होता है, फिर पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में जब अशुद्ध रक्त बटोर लेता है फिर वह हृदय में आता है, हृदय फिर गलफड़े में भेजती है, गलफड़े में फिर प्योर होता है और वहाँ से फिर पूरे शरीर में पहुँचता है। यही प्रक्रिया सार्क में चलती रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सार्क के हृदय में केवल अशुद्ध ब्लड ही फ्लो होता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। टीचिंग परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग क्रम वाइज डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। साथ ही अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।